जेल में तेरे, तो जगह कितनी जेल में तेरे, तो आरएसएस के खिलाफ लड़ेंगे। समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने इमोशंस और मैं क्या फील कर रहा हूं उसको किन शब्दों में बयान करूं। आज अगर पिछला 1.5 महीना मैं पलट के देखता हूं, अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू, बिकॉज थिंग्स हैव हैपेंड सो फास्ट दैट एवरी डे आई एम थिंकिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक सेंस एंड दैट प्रोसेस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। लेकिन एक चीज जो बिल्कुल सही साफ शब्दों में यहां पता है, और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इस सरकार को लग रहा था, आरएसएस को लग रहा था कि वो हम कुछ लोगों को प्रोफाइल करके, विछंड करके हम लोगों को तोड़ सकती है, हम लोगों के आंदोलन को तोड़ सकती है, हम लोगों के एकता को तोड़ सकती है, और सबसे जरूरी हम लोगों के हौसलों को तोड़ सकती है, तो वो कितने बड़े मुगालते में थे हमको यह देखने को मिल रहा है। आज मैं आप सब लोगों के बीच में खड़ा होके 1.5 महीने पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूं, और ये हमारे आंदोलन की एक बहुत बड़ी जीत है। साथियों, हम लोगों को धारा 124A के तहत अंदर किया गया, सेडिशन अंग्रेजी में बोलते हैं। उनको बताना चाहेंगे हमको इस बात का कोई दुख, कोई शर्म नहीं है कि हमको इस धारा 124A के अंदर बंद किया गया। वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी वर बुक्ड अंडर अ लॉ इन विच द ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ आवर कंट्री एंड आफ्टर दैट सेवरल पीपल, वो सारे लोग जो सत्ता को जिन्होंने हमेशा क्वेश्चन किया है, जो जनता के आंदोलनों में जुड़े रहे हैं, चाहे वो विनायक सेन हो, चाहे वो अरुंधति रॉय हो, चाहे वो प्रोफेसर शेख शौकत हो, हमारा नाम उन लोगों के साथ जुड़ा। इस बात कि हमको वी फील वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। कॉमरेड प्रेसिडेंट कन्हैया ने एक बात बहुत अच्छी बोली, सेडिशन, धारा 124A अंग्रेजी में सेडिशन होता है, हिंदी में देशद्रोह नहीं राजद्रोह होता है। और आज का जो ये मोदी राज है, आज का जो ये फाशिस्ट राज है, आज का ये जो जनता विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, इंसान विरोधी, जनता विरोधी, इंसानियत विरोधी जो राज है, हम यहां से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा विद्रोह जारी रहेगा। एक और चीज सोचने वाली बात है, 1860 का एक लॉ हमारे खिलाफ यूज किया। ये सो कॉल्ड नेशनलिस्ट लोग को अंग्रेजों के पास जाना पड़ा हमको अंदर करने के लिए। मतलब भगत सिंह ने बोला था भूरे अंग्रेज, इनके बारे में ही बोला था शायद। साथियों, अगर साफ शब्दों में मैं बोलूं तो इस बात का भी कोई शर्म नहीं है, कोई दुख नहीं है कि हम लोग कुछ दिन जेल में बंद थे। आज क्रिमिनल्स तो वो हैं जो पावर में हैं, जेल में तो वो हैं जो पावर का विरोध कर रहे हैं। कौन है जेल में? आप अगर थोड़ा डेमोग्राफी देखें तो आपको जेलों के अंदर की जो तादाद है वो दिख जाएगा। अगर आप मारुति के मजदूर हैं जो अपने यूनियन की बात कर रहे हैं तो आपको जेल के पीछे डाल दिया जाएगा। अगर आप
छत्तीसगढ़ या झारखंड के आदिवासी हैं जो अपने जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, तो उनको जेलों में डाल दिया जाएगा। अगर आप दलित हैं जो रणवीर सेना के खिलाफ लड़े हैं, तो आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी खता यही है कि आप मुसलमान हैं, आपको जेलों में भर दिया जाएगा। और इसके बाद वो लोग जो इन लोगों के साथ खड़े होते हैं, सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, उनको भी जेलों में भर दिया जाएगा, हमको भी जेलों में भर दिया गया। कुछ दिन कोई बात नहीं, बाहर आ गए हैं। और जितने और लोग सत्ता का विरोध करते हुए जेलों के अंदर गए हैं, उन सब की लड़ाई को हम आने वाले दिनों में मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएंगे। साथियों, इस लड़ाई में हमने बोला कि आज हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में है। मैं अग्री नहीं करता, मैं डिसएग्री करता हूं। कहां है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में? अगर आप, ये डिपेंड करता है आप सत्ता के किस तरफ है, उस हिसाब से आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया जाएगा। अगर आप सत्ता के साथ हैं तो आप चाहे मोदी हो, चाहे आप तोगड़िया हो, चाहे आप योगी आदित्यनाथ हो, या इतने सारे इनकी छुट भैया नेता जितने भी हैं, पूरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। हमारे सामने, हमारे देश में बाला साहब ठाकरे का भी हमारे सामने एग्जाम्पल है, जो खुले आम ये बोलते थे कि डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को स्टेन गन से मार देना चाहिए, मुसलमानों को मार देना चाहिए। एक भी केस में उनको बुक नहीं किया गया। देशद्रोह तो छोड़ की छूट, बड़ी बात, कोई छोटे मोटे केस में भी कभी नहीं किया गया। जो लोग सत्ता का विरोध करते हैं उनको हमेशा से जेलों के पीछे डाला गया, और हम लोगों को भी उसी क्राइम के लिए उसके पीछे डाला गया। ये बात, जैसे मैंने बोला कि आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट एक्चुअली हैज हैपेंड इन द लास्ट 1.5 months। और जेल के अंदर कई बार मैं सोचा कि क्या हुआ, कि हमने कुछ गलत किया, क्या हुआ 9 को, 10 को, 11 को, बहुत सोचा। फिर एक फिल्म मुझे याद आई। एक फिल्म है जो 1973 में चिले में पिनोशे का कू हुआ था, उस पर फिल्म बनी मिसिंग कोस्टा गावरस का। उस फिल्म में एक डायलॉग है, देयर इज एन अमेरिकन हु कम्स टू चिले एट दैट टाइम, whose son goes missing, and that American, a middle class corporate guy who comes to Chile at that time when the coup is happening, वो एक चिले के आदमी से पूछता है कि मेरे बेटे ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसको गायब क्यों हो गया? वो बोला, तुम अमेरिका वालों की यही प्रॉब्लम है, तुमको लगता है कुछ करना पड़ता है जब जेल में जाते हो। कहीं ना कहीं हमारे देश की स्थिति आज वैसी ही हो गई है। हम लोग जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने में थिंग्स हैव टर्न, मतलब टर्न ऑफ इवेंट्स इन द लास्ट 1.5 months, बहुत सारी चीजें हुई। जब मैं यहाँ 1.5 महीने में जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, मुझको बोला गया था कुछ दिनों पहले कि मैं जैसे मोहम्मद में हूं। बहुत जल्दी वो खत्म भी हो गया, लेकिन एक इंप्रेशन लोगों के दिमाग में छोड़ गया। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये मीडिया ट्रायल प्रोफाइलिंग 23 फरवरी को जो हम लोगों ने सरेंडर किया, उसके बाद भी चलता रहा। वो चीज हर दिन एक नई स्टोरी प्लांट की जा रही थी, और हर दिन एक स्टोरी नई, उनका बस्ट होता था, एक और नई स्टोरी लेकर आते थे। एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। 22 फरवरी का दिन है, सुबह का वक्त, हम लोग 21 फरवरी की रात में आए थे वापस जेएनयू। मैं न्यूज पढ़ रहा हूं, हिंदुस्तान नाम लेके बोलूंगा, पेपर हिंदुस्तान हिंदी वाला पेपर बोल रहा है कि उमर खालिद उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जंगलों में नक्सलियों के साथ है। मैं एड ब्लॉक पे बैठा हूं। जब पुलिस कस्टडी में था, बहुत कुछ पुलिस कस्टडी में हुआ जो मैं बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ द बेल मैं आपके साथ बात नहीं कर सकता, लेकिन और भी बहुत कुछ मैं बात कर सकता हूं। उसके कुछ चीजों पे बात करूंगा। एक दिन एक पुलिस अफसर ऐसी इंटरोगेशन के दौरान नहीं ऐसी बोला कि फोटो कौन सा है, अपने फोन में दिखाया। देखा कि मैं, एक और साथी जेएनयू के कॉमरेड हेम, उनके साथ था। ये फोटो आया है, देखो तुम्हारा नक्सलियों से कनेक्शन है। मैं बोला पहले तो बात आपकी गलत है कि वो नक्सली नहीं है, वो जेएनयू के छात्र थे। और बोला ये आईबी का फोटो है, आईबी फोटो लेकर आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैंने कहा सर ये मेरे फेसबुक से ही उठाया गया है।
इंटेलिजेंस ब्यूरो, लेकिन उसका कोई इंटेलिजेंस नहीं। लेकिन एक चीज जो सामने आई इस पूरे दौरान, जो मीडिया का रोल था, एंड आई डोंट थिंक द मीडिया वाज एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। आई थिंक, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग रीजंस टू थिंक लाइक दैट these were clear instructions एक सेक्शन ऑफ मीडिया को ऊपर से कि ये चीज आप दिखाइए। और उससे होता क्या है हमारे देश में, और सिर्फ ये कोई इकलौता केस नहीं है, ऐसे तमाम केसेस हैं कि मीडिया एक ओपिनियन ऑलरेडी जनरेट कर देता है। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद वो मीडिया को इंफॉर्मेशन देगा, जो मीडिया प्ले करेगी, या उल्टा होता है। मीडिया ट्रायल करता है, उसके बाद जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है, उस आधार पे पुलिस आपका इंटरोगेट करती है और उस तरीके उस आधार पे इन्वेस्टिगेशन होता है। एक दिन एक पुलिस अफसर बोल रहे हैं कि खालिद यार तू तो मास्टरमाइंड है। मैं बोला किस चीज का मास्टरमाइंड सर? मतलब ये तो आप उल्टा कर दिया आपने पूरी चीज को। जो मीडिया बोल रही है आप वो, अगर आपको वो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है तो आपका तो कुछ इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं पाएगा ऐसे। तो ये चीजें मतलब एक ओपिनियन ऑलरेडी। और एक चीज जो बार बार समझ में आई, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो एक बात बोली थी कि पिछले 7 साल में I did not consider myself as a Muslim, neither did I project myself as a Muslim in this campus, but still I was projected as an Islamist terrorist. लेकिन इस दौरान जिस तरीके से once again इंटरोगेशन के वो डिटेल्स नहीं, लेकिन तो असाइड कॉन्वर्सेशंस होते थे, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ट्रायल सिर्फ हम कुछ इंडिविजुअल्स का नहीं चल रहा, और मेरे केस में सिर्फ मेरा नहीं और सिर्फ जेएनयू का नहीं, पूरे मुस्लिम कम्युनिटी का ट्रायल चल रहा है। इस तरीके से बातें करी जाती थी, इस तरीके से बातें बोली जाती थी। ये बोला जाता था कि आप जिस तरीके से फ्रेम होती थी, यू हैव टू प्रूव, गिविंग एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रेसिडेंट अबुल कलाम एंड मेनी अदर पीपल, कि वो लोग पेट्रियोटिक मुस्लिम्स थे, अब तुम अपना पेट्रियोटिज्म प्रूव करो। बार बार इस तरीके से चीजें फ्रेम की जाती थी। और मुझे एक चीज, जो एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आया, क्या मैं जिस तरीके से अपना अभी तक डिफेंस पेश कर रहा था कि नहीं मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं हूं, मैंने तो ऐसा नहीं करा, इज इट एक्चुअली हेल्पिंग द केस? व्हाट इफ आई वाज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम? व्हाट if I came from Azamgarh, I had been educated in a madrasa, I wore a skull cap and I had a beard? Would all of that be justified after that? और ये चीज एक नॉवल पढ़ा था मैंने अंडर ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के समय, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट, उसमें एक पिक्चर भी बनी है। आई फेल्ट लाइक दैट रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट हु वांटेड टू ग्रो अ लॉन्ग बियर्ड एंड हु वांटेड टू वेयर अ स्कल कैप एंड हु वांटेड टू से दैट इवन देन यू कैन नॉट आस्क मी द क्वेश्चंस यू आर आस्किंग। हम लोग जेल में पुलिस की भाषा में खालिद साहब और भट्टाचार्य जी थे। तो खालिद साहब, Khalid Mia, Khalid Bhai was a suspect who had to prove his patriotism. उनको बान पे मुझसे 3 बारी ज्यादा गुस्सा था कि ये भट्टाचार्य कहां से आ गए। मतलब बोलते थे कि आप तो मतलब if I was a traitor to the nation by virtue of my birth, unless I prove otherwise, Ban was a triple traitor. Not only a traitor to his nation, also to his religion and also to his caste. एक बारी पुलिस अफसर बान को कोने में ले जाके बोला, एक काम करो, तुम बोल दो खालिद ने तुमको इन्फ्लुएंस किया था इसलिए ये सारी चीजें आज, मतलब ये कोई इकलौता केस नहीं है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उस पूरे दौरान मैंने सोची, बहुत सारी किताबें मैं पढ़ रहा था, मनीषा सेठी का जो किताब आया है काफका लैंड, उसको मैं पढ़ रहा था, और एक के बाद एक केस, चाहे वो महाराष्ट्र में हो चाहे वो दिल्ली में हो। बाय द वे, यू माइट बी अवेयर, वी वर टेकन टू द स्पेशलिस्ट्स, द स्पेशल सेल, and we had our encounter with the specialists and वहां भी ये पूरी चीजें चलती रही। उन्होंने did not touch us physically, but बाकी सब जो कर सकते थे, बोलना, गालियां देना,
ये सब करना वो हमेशा रहा। ये सब हम लोगों ने इस पीरियड में we have been through all of this। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या कुछ 9 फरवरी को या 10 फरवरी को हुआ था इसलिए ऐसा हुआ? I don't think any one of us are in any illusion about that। This happened precisely for the fact that all of us, we are thinking people। all of us, we don't take anything जो इंडियन न्यूज एक्स, मतलब आज ही मैं सोच रहा था, न्यूज एक्स को देख रहा था कि यहाँ जेल में नहीं आता था नहीं, वो जेल में नहीं आता था, अच्छी बात थी, थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी रहता था, वो नहीं आता था। लेकिन ये न्यूज चैनल्स नहीं है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये एंटरटेनमेंट चैनल जो थ्रिलर पेश कर रहे हैं। मतलब उसके बाद ऐसा हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ। मैं एक दिन न्यूज में पढ़ रहा हूँ, वहां एक पेपर में प्रेमिका के दबाव में किया खालिद नसर। किस तरीके से एक जो मिडिल क्लास ऑडियंस है वो एक थ्रिलर स्टोरी कंज्यूम करना चाहता है, वो एक थ्रिलर स्टोरी पेश कीजिए, और उस म्यूजिक के साथ, इन सब चीजों के साथ वो होता था। इन कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज मेकिंग, वी वर टारगेटेड because we think and we do not take anything that is given to us just like that। we question, we interrogate, we debate, we dissent, we are JNU, which is why we were put behind bars, which is why these entire cases were put on us, and actually we are very proud of that fact। but एक ब्रेथ का एक पोयम है जो कुछ इसी तरीके का दौर जर्मनी में जब था, जब उन्होंने लिखा था कि जनरल, your tank is a powerful vehicle, it can fly and it can kill, but it has one defect, it needs a driver, it needs a man, and human beings have one defect, they think। और ये जो हमारा डिफेक्ट है, ये जो हमारा डिफेक्ट है, कुछ लोग इसको इन्फेक्शन और डिजीज भी बोलते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और इसीलिए आज कुछ सवाल, हमारा जेएनयू का एक ट्रेडिशन है पोलेमिक्स का, हर संगठन में पोलेमिक्स होते हैं, हर जगह पोलेमिक्स होते हैं, तो इस दौरान कुछ चीजें हम पे थोपी गई, हम पे बोली गई, हम उन पोलेमिक्स का जवाब देना चाहेंगे आज इस मंच से। ये बोला गया पिछले 1.5 महीने में, अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल भी आया था इंडियन एक्सप्रेस में, जेल में ही पढ़ रहा था, जब एक तरफ हमारे देश में लांस नायक हनुमंता जैसे वीर हैं, दूसरी तरफ उमर कन्हैया और अनिर्बान जैसे लोग भी हैं, और इन लोगों को हमको जेल में भेज देना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे इनको ही फांसी दे देनी चाहिए। एक बात कॉमरेड कन्हैया ने जो बहुत अच्छी तरीके से रखी है, तो ये बात रखी है कि हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारे सैनिक अलग अलग जगह तैनात हैं, वो सैनिक कौन से परिवारों से आते हैं, ये बात कॉमरेड कन्हैया ने बहुत अच्छे तरीके से रखी है। मैं इसी से जुड़ी हुई एक और पहलू भी बात रखना चाहूंगा। एक बात पूछने वाली बात है, सैनिक कहां तैनात होते हैं, कौन सी जगहों को लड़ते हैं, कौन सी जंगों में जाते हैं? क्या ये जंगों का डिसीजन क्या वो सैनिक करते हैं? ये जंगों का डिसीजन कुछ लोग जो सत्ता में हैं, इतिहास गवाह है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूं, वो लोग अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से सोच समझ के उन वॉर्स को लड़े जाते हैं, और सैनिकों को उसमें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जहां हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 2 विश्व युद्ध हुए, लाखों लोग, करोड़ों लोग मारे गए, काफी सारे सैनिक मारे गए, अलग अलग जगह, अलग अलग देशों के, और सबको नेशनलिज्म, राष्ट्रभक्ति के नाम पर ही जंगों को लड़ाया गया। तो जब हम लोग आज से 60 साल, 70 साल, 80 साल पहले क्या हुआ, उसको हम इतने अच्छी तरीके से समझते हैं, तो अगर आज कोई ऐसी जंगें हैं जो यहाँ की सरकार, ये बात सोचने वाली बात है, अपने पॉलिटिकल, अपने इकोनॉमिक, वर्ल्ड वॉर से भी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं आया था, वर्ल्ड वॉर से भी किसी का पेट नहीं भरा था, कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके मुनाफे बड़े थे, और आज भी वही हो रहा है।
सिर्फ कुछ आज हमारे पूरे देश को जिस तरीके से मिलिटराइज किया जा रहा है, आप सोचिए, अलग अलग नीतियां लाई जा रही हैं। कुछ सालों पहले एक नीति आई थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो देशभक्त लोग हैं, वो चाहते थे कि बाहर फॉरेन कंपनियां आए इस देश में, और इस देश में लेबर लॉज, जो इस देश की लेबर लॉज हैं, उन देश की लेबर लॉज इस देश के मजदूरों पर लागू नहीं होंगी, क्योंकि फॉरेन की कंपनियों को प्रॉफिट कमाना है। कई सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए फॉरेन कंपनियों से, क्योंकि इंडियन आदिवासियों को यहां के उनके अपने जल जंगल जमीन से निकालना है। और जब वो लोग इस पूरे दौरान उसको रेजिस्ट किया, और कुछ लोगों ने, कुछ सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट ने, डेमोक्रेटिक राइट एक्टिविस्ट ने, जब कुछ एक्सेसेस आर्म फोर्सेस की तरफ से उस पर सवाल उठाए, तो आप बोलते हैं हम सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं। हम सैनिकों पे नहीं, हम यहाँ की सरकारों पे सवाल उठा रहे हैं। हम समझते हैं कि आज बहुत सारे सिपाही जो सेना में हैं, शायद दे आर फाइटिंग द वॉर्स फॉर दिस रूलिंग क्लास, बट एक्चुअली फॉर मोस्ट ऑफ देम their real enemy and our real enemy is the same, and which is the people who are sitting in power, and we appeal to them to also join us in our fight. Otherwise वही होगा कि जब आप पेंशन मांगने जाएंगे तो आप पे लाठी चार्ज होगा। एक बार एक पुलिस वाले ने, कांस्टेबल ने मुझसे सवाल पूछा, रात के 2 बज गए थे, कि यार तुम्हारी विचारधारा क्या, जरा मुझे समझाओ। मैं उसको बोला कि देखिए हमारी विचारधारा इतनी सी है कि कांस्टेबल के साथ खड़े रहो अफसरों के खिलाफ। तो उधर एक अफसर खड़ा था, वो सुन रहा था, बोला देखो यूनियन के लोग, भाई यहाँ यूनियनबाजी मत करो। एक बारी एक और पूछा, वंस अगेन इंटरोगेशन का नहीं है, अलग से, कि यार लाल सलाम का मतलब क्या होता है? जब तुम्हें उठाकर ला रहे थे बहुत लाल सलाम तो दूसरा बोला सर मैं समझाता हूँ आपको। जो नक्सलाइट लोग हैं ना, एंटी डेमोक्रेसी, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, जब वो आर्मी और सीआरपीएफ पर अटैक करते चिल्लाते लाल सलाम, और फिर बोलते ही बोला आपने पिक्चर नहीं देखी है। तो एक चीज तो सामने उभर कर आई कि प्रेजुडिस इतना है कि दैट ओनली ओवरवेल्म्स। ये बोला गया कि तुम लोग एक्चुअली जेएनयू के लोग, तुम लोग कुएं के मेंढक हो। जेएनयू की 4 दीवारी में समझते हो वही दुनिया है, एक्चुअली में बाहर की दुनिया बहुत अलग है। हम बताना चाहते हैं कि इस जेएनयू की 4 दीवारी में ही, अगर मैं अपने पिछले 7 साल की बात करूं, अलग अलग जन आंदोलनों के, जो अलग अलग इस देश में जन आंदोलन चल रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर कहीं सुना है तो इसी 4 दीवारियों के बीच में सुना है। अगर मुझको पता है कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में एक डैम बन रहा है, पोलावरम डैम, जिसमें 400 गांव, आदिवासी गांव विस्थापित होने वाले हैं, तो वह मुझको इस यूनिवर्सिटी की वजह से ही पता चला। अगर मुझे सल्वा जुडुम, माइनॉरिटी विच हंटिंग, कास्ट मैसेकर्स के बारे में पता चला है, तो वो मुझको इसी विश्वविद्यालय के वजह से पता चला। और एक और बात इस विश्वविद्यालय की बात मैं बोलना चाहूंगा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस विश्वविद्यालय ने हमको बहुत कुछ दिया है, इस विश्वविद्यालय की 4 दीवारी कभी भी इस देश की संघर्षशील जनता के लिए कभी भी बंद नहीं रही। जब 84 में सिखों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था, तो इसी कैंपस की 4 दीवारी थी जिन्होंने यहाँ सिखों को रखा था। और ये कैंपस का, यहाँ के छात्र आंदोलन का इतिहास है। साथियों, जिस तरीके से हमारे देश में एक वातावरण पैदा किया जा रहा है, शायद गांधी जी के 3 बंदर थे, मोदी जी के भी 3 बंदर हैं। पहला, जितना बुरा हो रहा है मत देखो। दूसरा, जितना भला बोला जा रहा है मत सुनो, एहसान जाफरी भी फोन करे जब भी मत सुनो। और तीसरा, जितना हो सके उतना बुरा भला बोलो। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमारे देश में एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है, और हर एक इस नफरत का माहौल पैदा करके हर एक जनवादी अधिकार जो लोगों ने संघर्षों से जीत कर लाया है, उन सारे जनवादी अधिकारों से अटेंशन डाइवर्ट करके उनसे छीनने की बात की जा रही है। ये मीडिया जो आज चीख चीख के देशद्रोह बोल रही है,
कभी उसने इस बारे में नहीं सोचा कि जितनी अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकारें, और सिर्फ बीजेपी की नहीं लेकिन बीजेपी खासतौर से, किस तरीके से लेबर लॉस को डाइल्यूट किया जा रहा है और लेबर लॉस के मजदूरों के अधिकारों को छीना जा रहा है, कि वो इस देश के लोगों के हित में है या हित में नहीं है, उस पर कभी प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुआ। कभी प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुआ कि इस देश के आदिवासी किस हालत में जी रहे हैं। कभी इस बारे में प्राइम टाइम डिबेट नहीं हुआ कि लोगों की फेलोशिप चले जाएगी तो उसके बारे में क्या होगा। आज ये बोला गया हम सब्सिडी से चलते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी सब्सिडी से चलता है। आज जब हम जेल में बंद थे तो हम जेल में बोले थे कि हम भी अपने सब्सिडी की जेल में आए हैं। सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं चलते, हर चीज सब्सिडी से चलती है और किसी को ठेका नहीं मिला है कि वो विल रिप्रेजेंट द टैक्स पेयर्स एस्पिरेशंस। आई थिंक जो इस देश के मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स पेयर्स का एस्पिरेशन है, ये कैंपस हमेशा उसके साथ खड़ा रहा है। साथियों, हमारे देश की जो स्थिति है, जिस तरीके से आज जो लोग जनता के हक के बारे में बात कर रहे हैं, उन पे अटैक है, वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे देश में एक लॉ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। एक समय एज एन असाइड हमको धमकी भी दी गई थी, वो भी लगा देंगे तुम पे। उस लॉ के अंदर जस्ट द मेयर थॉट, जस्ट द मेयर आइडियोलॉजी, आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, सिर्फ उस थॉट के आधार पे, सिर्फ उस आइडियोलॉजी के आधार पे आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। वो लॉ, वो एक्ट ये बोलता है कि आपने कुछ किया हो या नहीं किया हो, अगर आपका इंटेंशन है तो आपको जेल के अंदर बंद किया जा सकता है। इंटेंशन मापने की मशीन नहीं आई है, लेकिन यहाँ के पुलिस वालों को पता होता है कि आपका इंटेंशन था। आप कल बम फोड़ने वाले थे, आज नहीं फोड़ा था, इसलिए हमने आज अरेस्ट कर लिया। कल आप जाके वहां कुछ करने वाले थे, इसलिए हमने आज अरेस्ट कर लिया। एक एग्जाम्पल शेयर करूंगा। 1-1.5 साल पहले एक बॉम्बे के सिविल लिबर्टीज एक्टिविस्ट अरुण फरेरा उस कैंपस में आए थे। उन्होंने बोला कि जब मुझको 4 साल पहले जेल में रखा तो पुलिस आके मेरे वाइफ के जो मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी टेक्स्ट बुक्स थे वो उठाकर ले गए। तो वहां जब प्रोसिक्यूशन ने बोला कि ये क्यों लाए हो, बोला सर लाल है। और इसी तरीके के उदाहरण हमने भी कुछ देखे। पहले दिन प्रोसिक्यूशन आके बोल रहा है कि उमर और अनिर्बान का अफजल गुरु और मकबूल भट्ट से रिश्ता तलाशना है। हम सोचे भाई एक जीवित इंसान का एक मुर्दा इंसान से कैसे रिश्ता हो सकता है? Unless and until Delhi police believes in some transcendental state, dead in the living meat। हम बोले मकबूल भट्ट को तो फांसी हमारे पैदा होने से पहले लगा दी, कहाँ से बन रहा? लेकिन ये सारी चीजें, और एक और बात है, मैं बात को खत्म करते हुए, बीजेपी को यह बात बहुत बुरी लगी, आरएसएस को यह बात बहुत बुरी लगी कि जेएनयू में कुछ लोगों ने भारत के बर्बादी के स्लोगन लगाए। हम कंडेम करते हैं उस स्लोगन को, हमारा स्लोगन नहीं है, लेकिन बीजेपी को बुरी क्यों लगी? बीजेपी को लगा ये हमारा ठेका है, और लोग क्यों कर रहे हैं? जब तक इस देश में भाजपा और आरएसएस है, इस देश को कोई और बर्बाद नहीं कर सकता। हम इस देश की बर्बादी के लिए नहीं, इस देश की आबादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक नारा तो जरूर रहेगा, और कुछ मीडिया वाले हैं तो उनको बोलूंगा यहां जंग का मतलब संघर्ष है। भारत की नहीं, संघ की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। क्योंकि संघ की बर्बादी में ही भारत की आबादी है। कल नरेंद्र मोदी वर्ल्ड सूफी फोरम को एड्रेस कर रहे थे, बोल रहे थे कि हम शांति के लिए,
हम पीस के लिए खड़े हैं, हम अग्री करते हैं। आप मुर्दा घर की शांति के लिए खड़े हैं, आप कब्रिस्तानों वाली शांति के लिए खड़े हैं, आप एक ऐसी शांति के लिए खड़े हैं जहां आप अपनी दमन ऑपरेसिव पॉलिसीज को देश भर में इंप्लीमेंट करें और लोग शांति से इसकी बात मान लें। आप आदिवासियों को उनके जल जंगल जमीन से खदेड़ दें और आदिवासी शांति पूर्वक उसको मान लें। आप दलितों की बस्तियां जला दें और दलित उसको शांति से मान लें। आप मुसलमानों को फर्जी केसेस में और कम्युनल राइट्स में मार दें और मुसलमान उसको शांति से स्वीकार कर ले। हम इस शांति को भंग करना चाहते हैं। Because we believe anywhere in this world there can never be peace without justice, and we are fighting for all the people to establish that peace and that justice.